वेलकम टू द राइट्स वॉच। मैं हूं आपका मेज़बान एतजाज़ इब्राहिम और मेरे साथ मौजूद हैं जहरी जलील। नाज़रीन, गर्मियों के मौसम का आगाज़ हो चुका है और पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी काश्त किए जाने वाली फसल गंदम की कटाई का सिलसिला भी जारी है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक पाकिस्तान की 60% जो आबादी है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ज़राअत के शोबे के साथ मुंसलिक है और पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा काश्त किए जाने वाली फसल भी गंदम है। लेकिन हम देखते हैं कि गंदम के जो काश्तकार हैं वो हमेशा हमें या तो रोते हुए या एहतजाज करते हुए दिखाई देते हैं। इस बार हुकूमत की तरफ से जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि कम से कम इमदादी कीमत है वो 3500 रुपये फ़ी मन रखी गई है, लेकिन किसानों का मुतालबा है कि इसको 4000 किया जाए। नाजरीन, होता ये है कि जो हुकूमत है वो हर साल एक तहमीना लगाती है कि जो कितनी गंदम है जो किसानों से ख़रीदी जाए, ताकि वो गंदम हुकूमत ज़हीरा करती है और फ्यूचर में उसको इस्तेमाल करती है, ताकि जो एमरजेंसी की सूरत हाल है इसके अलावा अगर मौसम नहीं है गंदम का तो उसके लिए इस्तेमाल के लिए। लेकिन इस बार जो है हुकूमत पंजाब ने थोड़ा सा पॉलिसी ज़रा IMF के कहने पर मुख्तलिफ की है। इस बार जो हुकूमत डायरेक्टली किसानों के से गंदम नहीं खरीदेगी बल्कि 11 निजी कंपनियों को जो है ये ठेका दिया गया है, जो किसानों से कम 3500 रुपये जो हुकूमत ने जो है कीमत रखी है उस प्राइस पर वो उन्हें कहा गया खरीदें किसानों से और उसके बाद वो फ्लोर मिल्स को सेल करें या फिर प्राइवेट कंज्यूमर को। लेकिन इस पर भी जो है किसान एहतजाज कर रहे हैं। उनका कहना है ये जो कीमत है या तो इन्हें दी नहीं जाएगी और अगर दी भी गई तो ये बहुत कम है, क्योंकि उनकी जो कॉस्ट है वो 3500 के करीब नहीं है, वो इससे ज़्यादा है। उनका मुतालबा है कि इसको 4000 किया जाए। तो किसान इस पर भी नाखुश हैं और एहतजाज कर रहे हैं। हमने देखा है कि पिछले दिनों मुल्क भर में जो है किसानों ने मुजाहरे किए। तो किसानों के मसाइल क्या हैं, उनके क्या इश्यूज़ हैं, इस सब को डाइसेक्ट करने के लिए, इस पर बात करने के लिए और एक फिनोमिना जो है आजकल काफ़ी ज़ेर बहस है कॉरपोरेट फार्मिंग का, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है फ़ारूक तारक साहब मौजूद हैं। ये हकूक़ हक़ पार्टी के जो है प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा किसानों की एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान किसान राब्ता कमेटी के एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी हैं। तो हम उनसे बात करते हैं और इश्यू को हम डाइसेक्ट करते हैं। फ़ारूक तारक साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले हम आसान से ही सवाल करते हैं, फिर इस डिबेट को आगे लेके चलते हैं। किसानों का आखिर क्या मसला है, क्यों रो रहे हैं, क्यों एहतजाज कर रहे हैं? इसलिए एहतजाज कर रहे हैं कि हुकूमत ने महकमा खुराक को, पास्को को प्राइवेटाइज़ कर दिया है। 11 कंपनियों को ठेका दे दिया है और 11 कंपनियों को ऐसी कंसेशंस दी गई हैं जो आप प्राइवेटाइजेशन में सोच नहीं सकते। और हमें हुकूमत की तरफ से कंसेशंस देने पर भी इतना इतराज़ नहीं है। इतराज़ ये है कि जो उन्होंने प्राइस मुकर्रर की है ना 3500, वो भी हमें नहीं मिल रही। और अभी भी इस वक्त भी जो ख़रीदारी हो रही है वो 3200-3300, क्योंकि 11 कंपनियां पूरे पंजाब में किस तरह ख़रीद लेंगी। उन्होंने एजेंट रखे हैं, आड़ती अपने आगे उनके बंदे मौजूद हैं। वो बंदे जो हैं वो अपना भी कमीशन रखते हैं, अपना थोड़ा प्रॉफिट भी रखते हैं, फिर इनको वो देंगे 3500 पे। किसान जो है वो डायरेक्ट तो इनका डायरेक्ट उनसे रब्ता ही नहीं है। हुकूमत का तो मौक़िफ़ था कि आड़ती सिस्टम ख़त्म करने के लिए हमने जो है ये कंपनियां को दिया है कि ठेका। इन्होंने आर्थिक सिस्टम मजबूत कर दिया है। अच्छा, कम नहीं किया, क्योंकि 11 कंपनियां पूरे पंजाब में किस तरह खरीदारी करेंगी। उनके कोई सेंटर्स नहीं है, सेंटर्स हुकूमत के हैं। फिर अभी देखें मरीम नवाज़ ने 6 अरब रुपए का बारदाना जो ये बैग होता है वो फ्री में दे दिया इन कंपनियों को कि जी सब्सिडी दे रहे हैं। पहले सिस्टम ये था, पास्को और महकमा खुराक आड़तियों को, किसानों को बारदाना देता था। वो बारदाने में अपनी फुल करते थे और पास्को के गोदामों में ले आते थे, वहाँ उन्हें चिट मिल जाती थी, वो पैसे मिल जाते थे। पूरी कीमत जितनी भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ने मुकर्रर की होती है। सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि 2 साल पहले मरीम नवाज़ ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के ज़रिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस को ख़त्म कर दिया। इंडिया में मिनिमम सपोर्ट प्राइस को जब मोदी ने ख़त्म किया तो पार्लियामेंट में 5 बिल पेश किए। लेकिन फारूक साहब, ये तो कुछ इस तरह के इश्यूज़ किसानों को उस टाइम भी आ रहे थे जब PTI की हुकूमत थी। उस वक्त भी कुछ हुआ था, इस तरह प्राइस का मसला था और उनको उस वक्त ये हुआ था कि वो तो अजीब ही तमाशा हो गया ना। पहले इन्होंने गंदम बाहर भेज दी कि जी गंदम ज़्यादा है जी, और हमने कहा कि ना बेचें आप, ना आप एक्सपोर्ट करें गंदम एक्सपोर्ट की। फिर गंदी गंदम जो है रूस से इन्होंने मंगवा ली, वो सारी लगी हुई थी, ख़राब थी। यूक्रेन से और यूक्रेन से वही यूक्रेन से मंगवाई थी
और उसका एक नुकसान ये हुआ कि वो जो पीरियड था उसमें गंदम बहुत महंगी हो गई थी। फिर गवर्नमेंट को फिर जब ये हुआ कि जब ये हुकूमत आई है, इन्होंने फिर गंदम इंपोर्ट कर ली। अच्छा, उस वक्त जबकि गंदम इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, प्रोड्यूस हो रही थी लोग। प्रोड्यूस, तो मरियम ने बजाय इसके कि किसानों को फ़ायदा देती, इंपोर्ट करने वालों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस ख़त्म कर दी। रिजल्ट ये निकला कि जो 4000 इन्होंने उस वक्त रेट रखा था 3900 रुपीज़ फी माह, हमारे बहुत सारे एहतजाज के बाद। तो जब इन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस ख़त्म की तो वो प्राइस 2000 पे आ गई, 2200 पे आ गई, 2500 पे आ गई। 2 साल पहले किसानों का बेशुमार नुकसान हुआ। हमने उस वक्त कहा आइंदा साल किसान गंदम कम लगाएंगे। इन्होंने कहा नहीं जी, इनके जो अंदाजे आए इनके महकमा एग्रीकल्चर के, वो ये थे कि पहले से ज़्यादा गंदम लगी है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा ये बिल्कुल गलत कह रहा है महकमा, पहले से गंदम कम लगी है। जब पिछले साल गंदम सारी ख़त्म हो गई, यानी जब उनकी ख़रीदारी हो गई प्राइवेट सतह पे, तो पता चला 9% गंदम कम हुई पिछले साल। और अब इन्होंने मजबूरन हमारे एहतजाज के बाद कम से कम सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की है। लेकिन सपोर्ट प्राइस का फ़ायदा ये कंपनियों को दे रहे हैं। अच्छा, एग्जैक्टली अब काश्तकारों का मसला क्या है एग्जैक्टली आम अल्फाज में अगर ऑडियंस को मसला उनका बिल्कुल वाज़ेह है कि जब भी प्राइवेटाइज कोई चीज़ होगी तो वो किसानों का इत्साल करेंगे, वो किसानों को पूरी कीमत नहीं देंगे। हमने ये फ्लोर मिल्स में देखा है, हमने शुगर मिलों में देखा है, हमने खाद फैक्ट्रियों की प्राइवेटाइजेशन में देखा है, हमने सीमेंट की फैक्ट्रियों की प्राइवेटाइजेशन में जब भी आप पब्लिक सेक्टर की चीज़ को प्राइवेट करेंगे वो मुनाफे के लिए काम करता है, वो लोगों के लिए काम नहीं करते। तो एक तो हमारा मसला है प्राइवेटाइजेशन। अब आपका यही बड़ा मुतालबा है कि डायरेक्ट हुकूमत ही खरीदे, पास्को और महकमा खुराक खरीदारी करे, उनके पास पूरा सेटअप है। और वो 3500 में खरीदे कि 4000 में। 600 अफराद महकमा खुराक के इन 11 कंपनियों के हवाले फ्री में कर दिए गए कि जिनसे काम ले पैसे हम देंगे। भाई मरियम नवाज, अगर आपने पैसे ही सारे देने हैं तो अपनी गवर्नमेंट के पल्ले से करें, क्यों चंद लोगों को सरमायादारों को 1% को 99% के मुकाबले में ये फोकियत दे रही हैं। एक्चुअली ये हुकूमत है सरमायादारों की, इनका हर कदम कोशिश करते हैं कि सरमायादारों को फ़ायदा हो। जब फसल काश्तकारों के पास होती है कीमत कम हो जाती है, जैसे ही वो फसल जो है वो फैक्ट्री मालकान के पास जाती है कीमत ज़्यादा हो जाती है। वही जो गंदम हमने 2000 में बेची, 2200 में बेची, बाद में 5000 में हमें खरीदनी पड़ी। फी मन जो है 100 रुपये से ऊपर चला गया ना सारा कुछ, बाद में इन्हें सब्सिडाइज करके। सो बेसिकली मार्केट प्राइस आप कह रहे हैं उसकी, हम ये कहते हैं कि मार्केट डोमिनेट करते हैं सरमायादार और जगीरदार। तो मार्केट में कंज्यूमर को कितनी प्राइस पड़ेगी, ज़्यादा पड़ेगी, कम पड़ेगी, वो किस तरह से? कंज्यूमर को अगर 4000 हो ना मिले काश्तकार को जी, तो कंज्यूमर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको बल्कि ज़्यादा एक स्टेबल प्राइस मिलेगी। अच्छा, अगर फिक्स हो जाए तो फिक्स हो जाए। जैसे ही प्राइवेट के पास जाती है वो लेते सस्ता है, लेकिन जब वो महंगा करते हैं तो फिर आटे की कीमत भी बढ़ जाती है, आर्टिफिशियल फ्लक्चुएशन करते हैं। हाँ, देखें इंडिया में 23 फसलों की कीमतें हुकूमत मुकर्रर करती है। पाकिस्तान में ये गंदम थी जिसकी ये गवर्नमेंट कीमत मुकर्रर करती थी। ये एक बहुत बड़ी नेमत थी कि सरकार बता देती थी काश्तकार को आपसे गंदम खरीदेंगे 3900 रुपये में। अब उसको थोड़ी प्लानिंग हो जाती थी, वो तय कर लेता था मेरा इतना खर्चा हो रहा है, मैं ये खर्चा बचा लूँ, इतना मुझे मिल जाएगा। अच्छा, वैसे है क्या इस वक्त कंफर्म नहीं है कितने पैसे मिले। अच्छा, इनपुट कॉस्ट है क्या फार्मर्स की अगर देखा जाए तो? देखिए कॉस्ट तो बढ़ रही है चीज़ों के। इनपुट कॉस्ट डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से फसल को काश्त करते हैं। एक हमारा अपना तरीकाकार भी है जिसको हम कहते हैं कुदरती पायदार निज़ाम काश्तकारी। अच्छा, हम खाद के इस्तेमाल के ख़िलाफ़ हैं, हम दवाइयों के इस्तेमाल के ख़िलाफ़ हैं, हम पानी कम लगाना चाहते हैं, हम बेड्स के ऊपर फसल बोते हैं, नीचे छोटी छोटी खालियाँ, ऊपर बेड, और उस पर छोटी मशीन के ज़रिए गंदम लगाई जाए जो 1.5 मन हम फेंकते हैं आमतौर पे रिवायती तौर पे, उसकी बजाय वो गंदम इस तरह लगाए सारी जगह पे तो बचत। ये तो ये तरीकाकार, जो इस तरीकाकार पे काश्तकार है उनका ख़र्चा बहुत कम है। अच्छा, हम चाहते हैं खर्चा कम हो, लेकिन जो खाद लगाता है, जो दवाई देता है, जो पानी खरीदता है, वो 4000 से कम उसको पड़ती ही नहीं। पिछले साल इतना नुकसान हुआ है। देखें इस दफ़ा जितना काश्तकार नुकसान में गया ना, अगर उसने खरबूजा लगाया वो सस्ता हो गया, अगर उसने केला लगाया वो सस्ता हो गया, अगर उसने जनाब ये अभी
तेल के ऊपर आ गए थे। हमारे टोबा टेक्सिंग में बेशुमार लोग तेल लगा रहे थे, वो तेल की कीमत नीचे गिर गई। अगर तोरियां लग रही थी, सारी भिंडी तोरी सारी कमालिया में लगती है, भिंडी तोरी 5 किलो जो है वहाँ पे वो 10 रुपये में नहीं बिक रही थी। अभी टमाटर कीमत नीचे चली गई है, यानी और गोभी तो लोगों ने उठाई नहीं। अफसोस ये है कि जब इवन छोटी जो सब्ज़ी है उसका जो काश्तकार है, जब वो बेचता है तो कम कीमत पे बेचता है। आड़ती और जो दुकानदार है वो उसकी कीमत को इतना बढ़ा देते हैं कि लगता है बहुत कीमतें काश्तकारों को, और प्रॉफिट उन्हीं को होता है, प्रॉफिट हो जाता है अगले लोगों जो ग्रोअर होता है उसको कुछ नहीं मिल रहा होता, उसको बहुत कम मिलते हैं। अच्छा फ़ारूक साहब, ये मुझे आपसे बात करके ये समझ आई कि अभी जो किसानों के 2 बड़े मुतालबात नज़र आ रहे हैं। एक तो हुकूमत डायरेक्टली खुद खरीदारी करे बजाय कि निजी पब्लिक सेक्टर खरीदारी करे। हाँ, पब्लिक सेक्टर खरीदारी करे। दूसरा कि स्पोर्ट प्राइस को 4000 किया जाए। यही बेसिकली ये हम मिनिमम काम पूछ रहे हैं। हाँ। कई तंजीमें जो हैं वो 5000 की बात करती हैं, कई 6000 की बात करती हैं। हमारी सबसे मॉडेस्ट मुतालबा है कि 4000 रुपये की जाए, जो उन्होंने पहले कहा था। लेकिन अगर 4000 रुपये की खरीदारी की जाए तो फिर आवाम को पहुंचने में तो फिर 4500 तक पहुंच जाएगी, जब आम आवाम पे भी तो बोझ बढ़ेगा। देखें, अगर आटे की कीमत स्टेबल रहे ना तो वो लोगों को फ़ायदा देती है। अगर आज आटा मिल रहा है आपको मसलन सस्ता 3500 रुपये के हिसाब से, कल को यही कंपनियां 3500 की गंदम को बेचेंगी 5000 में, 6000 में स्टोर करेंगी। ये तो मुनाफे के लिए काम कर रही हैं। तो वो फ्लोर मिलों जब वो महंगे खरीदेंगे तो वो आटा महंगा करेंगे, तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं। तो आम आवाम की बात कीजिए, आम आवाम के पर्सपेक्टिव से। आम आवाम तो यही सोच रही है ना कि अगर गंदम की कीमत अगर अगर हुकूमत 4000 करती है किसानों के लिए, तो आम आवाम को तो फिर महंगी मिलेगी। नहीं मिलेगी। तो आम आवाम को फिर कैसे? यही तो मैं कहता हूँ, नहीं महंगी मिलेगी। उनकी जो इस वक्त कीमत है ना रोटी की, उसके हिसाब से 4000 भी बहुत ज़्यादा कीमत नहीं है बिल्कुल, जिसमें उनकी कीमत नहीं बढ़ सकती। कैसे नहीं? ये नहीं समझ आ रही कि कैसे अगर 4000 में खरीदती है गंदम, प्राइस मैकेनिज्म आप थोड़ा तो फिर आवाम में तो वो 4500 में ही जाएगी। मैं बताता हूँ आपको, जब कंपनियां गंदम खरीदती हैं वो तो 3500 में खरीद ली, ठीक है। लोगों ने समझा कि ये 3500 में लोगों ने खरीदा है। वो अब गंदम जाएगी फ्लोर मिलों के पास, ठीक है जी। फ्लोर मिलों वाले उसको 3500 में नहीं लेंगे, ये अपना मुनाफा रखेंगे ना वहाँ, रखेंगे, ठीक है। वो 4000 से ऊपर ही जाएगा, फिर वो अपना खर्चा सारा डालेंगे। अगर फ्लोर मिलें 4000 जो पहले लेती थी पब्लिक सेक्टर से 4000 में, अभी तो कंफर्म नहीं है को 3500 को 4500 करेंगे, 5000 करेंगे, कितने मिले? पहले तो यहाँ 6000 तक भी गई गंदम, 5000 रुपये तक भी गई, अभी गई है पिछले हफ्ते में। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर स्पोर्ट प्राइस ही ज़्यादा होगी 4000, तो ये प्राइस तो फिर और आगे नहीं होके जा सकती ना। 3500 और 4000 में एक तो ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। और जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत, इसमें पहले इतना है कि उसको ज़्यादा जो है ना वो बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, और एक स्टेबल प्राइस मिलेगी आवाम को। अगर उनको 15 रुपये की रोटी मिल रही है तो वो 15 रुपये की रहेगी। अगर पब्लिक सेक्टर से फ्लोर मिलें गंदम खरीदेंगी, और फ्लोर मिलों को फिर गवर्नमेंट पाबंद करती है कि आप इससे ज़्यादा नहीं बेच सकते। अच्छा, तो वो जो पब्लिक सेक्टर का कंट्रोल है ना, अच्छा, बेसिकली प्राइस कंट्रोल करती है गवर्नमेंट। जी जी। प्राइवेट तो प्राइस को गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर अच्छा, यानी कि ये समझ आई कि अगर हुकूमत अपने कंट्रोल में रख के पब्लिक सेक्टर के थ्रू करेगी खरीदारी तो फिर प्राइस कंट्रोल रहेगी। अगर निजी कंपनियां खरीदेंगी तो मनमानी होती है। ये लॉजिकल आपका रीजन आप समझ में आ उसको रहा है। चीनी में देख लें, हाँ जी, ठीक है, आप उसको सीमेंट में देख जी वो पॉइंट आप फारूक साहब, कोई तरीका नहीं है कि हम कि गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर वालों से कोई बात करे या कोई डील पे आए कि एक फिक्स प्राइस लगाए और मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ ना जाए? ये हो ही नहीं सकता। फ्री मार्केट तो उनकी अपनी आइडियल बात है थोड़ी सी। नहीं, ये एक्चुअली प्राइवेटाइजेशन करते ही है मुनाफा देने के लिए, अमीरों को अमीर करने के लिए। थोड़ी सी तो कंट्रोल रख सकती है हुकूमत। नहीं करते। अल्टीमेटली ये सारे फ्लोर मिलों और बड़े जागीरदार उनको दे देते हैं। उनको अभी तक ज़रूरी टैक्स नाफज नहीं हुआ प्रॉपर। ये असम्बली में अभी भी शोर मचा है। हम तो ज़रूरी टैक्स के वैसे खिलाफ है। अच्छा। हम कहते हैं कि जो ज़मीनें हैं ना, आप किसानों में मुफ्त बांटें। अच्छा, किसानों को फैसिलिटेट करें, छोटे किसान को। अगर पाकिस्तान में एग्रीकल्चर ने स्टेबल होना है, तरक्की करनी है, तो आपको छोटे किसान को एम्पावर करना होगा। छोटा किसान हारी लैंडलेस पेजेंट, उसमें फ्यूडलिज्म के ऊपर भी जरा सा वो हो सकता है, रूरल कम्युनिटी कंट्रोल। ये जो जब तक ये तरक्की नहीं करेंगी, देखिए मैं टोबा टेक्सिंग से हूँ। टोबा टेक्सिंग के इर्द गिर्द 200 देहात है।
और एक गला मंडी टोबा टेक्सटाइल की सबसे बड़ी गला मंडी थी उस एरिया की। मेरे वाले साहब भी आड़ती थे। हम तो गोदामों में पले हुए बच्चे थे, तो यानी आपको हमारे तो घर में ins and भी outs पता होंगे। मैं यही कह रहा हूँ ना कि जब देहाती थोड़े से एफ्लुएंट होते थे ना तो शहर चलता था, क्योंकि वो सारे शहर में आते थे ख़रीदारी करने। अगर उनकी इनकम आप कम करेंगे तो आप शहरों के अंदर भी एक क्राइसिस पैदा करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ख़रीदार जो है ना बल्क में वो आम लोग हैं। तो जब तक आप आम लोगों को, ख़ास तौर पे देही कम्युनिटी को एम्पावर नहीं करेंगे, उनकी इनकम बेहतर नहीं करेंगे। इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉवर्टी रेट किसानों में है, सबसे ज़्यादा गरीब हारी हैं सिंध के। आप किसी तरीके से उनकी हालत देख लें। मैं बहुत दफ़ा गया हूँ सिंध में, हमें पता है कि जितनी गुर्बत सिंध में है ना, शायद ही किसी और इलाके, बलूचिस्तान और सिंध 2 इलाके हैं। तो अगर हुकूमत ने थोड़ी सी बेहतरी करनी है ना लोगों की, तो छोटे लोगों को एम्पावर करें, इकानमी को नीचे से शुरू करें। ये इकानमी को ऊपर से शुरू करते हैं, ऊपर सब्सिडी देते हैं। ये कहते हैं कि जब उनका गला भर जाएगा ना तो उसमें से जो है ना उनके सिक्के छलकेंगे, जो नीचे छलकेंगे वो लोग उठाएंगे और बेहतर हो जाएंगे। हम कहते हैं आप लोगों को आप बेहतर करें, उनकी तनख्वाह बेहतर करें, उनकी फसल की कीमत बेहतर करें। वो सारी चीज़ें घर में नहीं रखेंगे, वो ख़रीदारी करेंगे, दुकानदार के पास जाएंगे, दुकानदार की दुकान चलेगी तो कारखाना चलेगा, कारखाना चलेगा तो एम्प्लॉयमेंट होगी, एम्प्लॉयमेंट होगी तो इकानमी बेहतर होगी। अच्छा, ये जो 11 कंपनियों की तरफ आते हैं, 11 कंपनियों की ये कोई फरिस्त फराहम की गई थी? और जी। क्या इसमें फौजी फर्टिलाइज़र का भी सुना नाम शामिल है? ये नहीं, किनकी? फौजी फर्टिलाइज़र। फौजी फर्टिलाइज़र भी शामिल है, लेकिन ये सारी कंपनियां हैं खाद के बेचने वाली और दवाइयों को बेचने वाली। तो इनपुट कॉस्ट बढ़ाएंगे ना फिर वो। इन्होंने इनपुट कॉस्ट बढ़ा दी और बेसिकली ये 11 कंपनियां हैं कौन जिनको इन्होंने दिया है, टेंडर दिया कि वो खरीदें? फर्टिलाइजर की ये तकसीमकार है मुख्तलिफ बड़ी फैक्ट्रियों के, और इनमें कोई ओरिजिनल आड़ती भी नहीं है। ठीक है ना, को ना जिनकी मेरे वालिद साहब रफान कार्नाइल को मकई फ्राहम करते थे 1 लाख मन। ठीक है जी, तो वो टोबे के ज़्यादा एफ्लुएंट आदमी समझे जाते थे, चूँकि वो 1 लाख मन जो है मकई एक कंपनी को दे रहे हैं। अगर तो आड़तियों को इन्होंने करा होता तो फिर भी कुछ किसानों तक फ़ायदा पहुंचता है। ये कंपनियां ही वो हैं जो पहले बड़ी लूटमार करने वाली हैं। तो ये 11 कंपनियां जो आई हैं, ये 11 कंपनी की लिस्ट आई हुई है सारी। और इनमें कौन कौन से नाम शामिल हैं? मुझे अब एक बूटा एक कंपनी है, कुछ 3-4 और कंपनियां मुझे शायद याद हों। उस दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके नाम भी दिए थे। तो ये जो है ना, ये कंपनियां हमने पता किया ना इन सारा कंपनी। इनका बैकग्राउंड क्या है? इनका बैकग्राउंड है दवाइयाँ तकसीम करना और खाद के एजेंटी करना। वो रॉ मटेरियल्स या इनपुट, मतलब जहाँ से बड़ी फैक्ट्रियों ने अपने एजेंट आगे किए हैं, ज़रात को खादों वाले और दवाइयों वाले अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। पहले भी किसान को सारा मशवरा जो था ना, वो ये खाद डालने वाले और दवाइयाँ बेचने वाले देते थे कि जी ये खाद डालने राज्य के बाद एक ताकि उनका प्रोडक्ट बिके। उनका काम ही नहीं है किसानों को मशवरा देना। किसानों को काम मशवरा देना होता है ज़रात का काम। ज़रात वाले भी उनके एम्प्लॉयड अंडर हैंड हैं, जिसकी वजह से दवाइयों वाले और खाद वाले पाकिस्तान के किसानों के कंसल्टेंट बने हुए हैं। उनको बताते हैं कि कौन सी खाद इस्तेमाल करो। मेरा एक भाई खाद भी बेचता था एक ज़माने में, छोड़ गया। फिर मुझे एक दिन कहता है, जो मैं खाद बेच रहा हूँ ना, इसको तो सूंघ के कीड़े नहीं मरते। कहता ऐसी ये बुरी दवाइयाँ बनाते हैं और बहुत ज़्यादा उसमें मिलावट करते हैं। कोई ओरिजिनल चीज़ें भी नहीं। क्रॉप पे भी ज़ाहिर इफेक्ट होता है, लेकिन खादों से ज़मीन तबाह होती है। दूसरी साइड से फारूक साहब, आप वो तो कह रहे हैं और आप ये भी कह रहे हैं कि पेस्टिसाइड नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब अगर एक बड़ी आइडियली देखें। लेकिन देखें, अब लोकस का एक वो आया था 1-2 साल पहले, आई थिंक। इस तरह से कीड़े आ जाते हैं और वीट पे तो लग जाते हैं, तो फिर तो पूरा क्रॉप ख़राब। तो कैसे उसको? इसलिए लगते हैं कि जो ज़मीन इन्होंने तैयार की वो खादों से तैयार की, वो अट्रैक्ट करती है इन कीड़ों को। तो कैसे इसको रोका जाए? ये तो अल्टीमेटली अगर गवर्नमेंट, आसफ शरीफ हमारे एक पाकिस्तान के काश्तकार हैं जो पिकने के नाम से एक तरीक़ाकार चला रहे हैं, हमारी PKRC से मुंसलिक हैं, कुदरती निज़ाम काश्तकारी। लाखों किसान उनको फॉलो करते हैं, इंडियन पंजाब में भी और पाकिस्तान के। उन्होंने क्या स्ट्रेटजी? उन्होंने ये कहा, उन्होंने एक मीटिंग की थी शहबाज शरीफ साहब से। शहबाज शरीफ साहब उनके गाड़ी आए थे, ये आपके सामने ही उनका है ऑफिस। लेकिन स्ट्रेटजी क्या है उनकी? उनकी स्ट्रेटजी ये थी कि आप
कुदरती तरीके से निज़ाम काश्तकारी करें। Sure. वो ऑर्गेनिक नहीं कहते ऑर्गेनिक कमर्शियल हो गया सारा। कुदरती तरीके से जिस तरह माजी में लाखों सालों से यहाँ पे किसान जिंदा थे। मैं मोहनजोदड़ो गया था, वहाँ गंदम के दाने आज भी पड़े हुए हैं जी जी उस पीरियड बिल्कुल। के। ठीक है, Fossilized। इसका मतलब उस वक्त ना तो खादें थी ना कोई दवाइयाँ थी, लेकिन गंदम तो इस इलाके में काश्त होती थी उस वक्त भी, और वो बड़ी आज तक महफूज है। तो एक तो ये कि ये जो सब्ज़ इनकलाब था ना 60s का, मैकनामारा के पीरियड में, जो वर्ल्ड बैंक के सदर थे जी, यहाँ अयूब खान साहब थे। अयूब खान के दौर में, उसने ट्रैक्टर से, खाद से और दवाइयों से पाकिस्तान की ज़मीन को तबाह कर दी। अब ये ज़मीन आदी हो चुकी है खादों की, और इसकी अपनी जान नहीं रही। तो आसफ साहब का तरीक़ाकार ये था या है जो अपने मुख्तलिफ सोशल मीडिया से भी लोगों तक पहुंचाते हैं कि आप 1-2 साल ज़मीन को एक तो कम इसको खोदें। कहते खोद के ज़मीन को आप ज़ख्मी करते हैं, स्ट्रेस उसका अपने ही एक अंदर एक मैकेनिज़्म है पूरा ज़मीन के अंदर जो फसल की जो है बेहतरी के लिए ज़रूरी है। वो ये भी कहते हैं कि आप मल्चिंग करते हैं, गर्मी बहुत है, आप ढाँप दें सारी चीज़ों को। उनके कहने पे जो फल लगाए गए उनको कीड़ा नहीं लगता। उनके कहने पे किन्नों की फसल हमने पिछले साल देखी थी, कोई किन्नू इतना बड़ा किन्नू आया था। ठीक है, वो कहते हैं कि एक जगह पे 3-3 फसलें भी हम लगा सकते हैं, एक वक्त में 3 फसलें लगा सकते हैं। पानी कम इस्तेमाल करना चाहिए, पानी यहाँ पे इतना इस्तेमाल। उन्होंने तो ये चावल जो है जहाँ पानी हर वक्त खड़ा रहता है, जी जी, उसको भी पानी के इस तरह के फ्लो के बगैर उगा के दिखा दिया और कामयाब तरीके से किया है। तो ये एक तरीक़ाकार है कुदरती निज़ाम काश्तकारी। लेकिन ये शहबाज शरीफ साहब से मीटिंग हुई उनकी, फिर इमरान खान के साथ फ़खर इमाम साहब जो वज़ीर ज़राअत थे, फिर हमारे ये जो बाजवा साहब थे चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ, पूरा प्राइम मिनिस्टर में पूरे लोग इकट्ठे थे। जब आसिफ साहब ने को 3 घंटे उनको लेक्चर किया कि आप चेंज करें, तो उनका रिस्पांस क्या था गवर्नमेंट? उनका रिस्पांस पहले ये था कि कमेटी बना दें, एक कमेटी बना दी, आसिफ साहब को चेयरमैन बना दिया, मतलब रेड टेप जी। लेकिन आगे क्या किया, फ़खर इमाम ने सारे जो कमेटी के मेंबरन थे वो अपने बंदे लगा दिए। आसिफ ने कहा बंदे आपके होंगे, मैं चेयरमैन क्या अच्छा, कर ये सकता हूं? अक्रॉस प्रोविंसेस सेम प्राइसेस है? बलूचिस्तान, देखिए, केपी के, सिंध सिंध में 3500 भी जो सबसे पहले गंदम काटी जाती है वो सिंध में काटी जाती है। सिंध में भी 3200 से ऊपर नहीं गई कीमत, सरकारी कीमत वहाँ भी मुकर्रर है 3500 रुपये। हर कल सूबे। परसों चीफ मिनिस्टर ने कहा जी आप ये खरीदे, मैंने डिप्टी कमिश्नर शिकारपुर की तकरीर सुनी कि जी आप ये यहाँ पे लेके आए, ये भी ला के आए। जो उस इलाके में हमारे काम कर रहे थे लोग, उन्होंने कहा जी कि ये जो ना सिर्फ खरीदेंगे जगीरदारों से गंदम। सिंध में क्या मैकेनिज्म है? वहाँ पे हुकूमत खरीद रही है, यहाँ वहाँ पे भी निजी कंपनियाँ हैं? हुकूमत खरीद रही है। अच्छा, और स्पोर्ट प्राइस 3500 है? लेकिन वहाँ पर इशू ये है कि वहाँ हारियों से नहीं खरीदते। पहले बारदाना सारे का सारा जी, वो MPA MNA और जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं वो ले जाते हैं, ठीक है। आम लोगों तक नहीं पहुँचती। हमारा मतलब वहाँ मिडिल मैन का भी कोई वो नहीं है, मिडिल मैन कम है, उसमें डायरेक्ट वो डायरेक्ट बायर लेते हैं, और जो डायरेक्ट लेते हैं उनको फ़ायदा होता है। और बलूचिस्तान में? बलूचिस्तान में बहुत कम गंदम है, जो उनके जैकबाबाद है, नसीराबाद है, इन इलाकों में कुछ गंदम है। वहाँ भी स्पोर्ट प्राइस वहाँ भी स्पोर्ट प्राइस यही सेम प्राइस है सारे मुल्क में। और वहाँ पे लेकिन जो हब है ना पाकिस्तान की, वो सिंध और KPK में क्या सूरत हाल है? KP में बहुत थोड़ी गंदम होती है। बेसिकली तो प्लेन्स के अंदर बेसिकली सेंट्रल पंजाब और ये जनूबी पंजाब में? जी, सेंट्रल जनूबी पंजाब और सिंध में बहुत बड़े पैमाने पर गंदम लगती है। तो ये सारे सूबों में है, सिर्फ पंजाब में प्राइवेटाइज इस तरह इन्होंने। बड़ा हिस्सा पंजाब ही है गंदम? बड़ा हिस्सा पंजाब, अल्टीमेटली पंजाब जो है वो सारे पाकिस्तान को खुराक करता था। इंडस प्लेन्स के थ्रू अलोंग द इंडस जो होता है। एक और सूरत हाल है ना जो पंजाब में हुई है, वो पिछले साल का सैलाब था। हाँ, बहुत जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा। लोगों को अभी तक कंपनसेशन नहीं मिली। बिल्कुल, ये कहा गया था कंपनसेशन देंगे। ये सैलाब पंजाब की तारीख के बदतरीन सैलाबों में से एक सैलाब, बहुत बड़ा सैलाब, जिसमें चिनाब, सतलज और रावी एक वक्त में तीनों दरिया में ये सैलाब आया था। और ये लाहौर के अंदर भी पानी आ हाँ, रावी में हमने तो रोडा के अंदर जाके सोसाइटियों में पानी घुस गया मुजाहरे किए थे कि आप दरिया के बेड को
ना काटें। हाउसिंग सोसाइटियों में ना तब्दील करें। हमने एक लोगों ने जगह कवरेज भी की बड़ी थी कवरेज की है हमने हमने। एक जगह बाकायदा कश्ती में गए थे बल्कि एहतजाज हमने एक जगह जलसा किया है। तो उससे पहले उसी के करीब इमरान खान साहब रूडा का इफ्ताह करके आए थे जी। और इन्होंने उस दिन इफ्ताह किया जिससे एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ फैसला दिया था। हाई कोर्ट ने फैसला दिया था। मतलब कैसे आप वायलेट अगले दिन ये चला गया वहाँ पे इफ्ताह करने मशीनें लेके। जी जी। तो मैंने उनसे पूछा वो मशीनें किधर गई? इमरान खान तो यहाँ इफ्ताह करने आया था। उन्होंने कहा जी वो एक दिन आए थे, अगले दिन चले गए। ये ज़मीनें अब फिर हमारे पास है। तो वो जो रूडा और जो जिस तरीके से इन्होंने 1 लाख एकड़ पे लाहौर के करीब एक नया लाहौर बनाने का जो ख्वाब देखा था, वो हमने देखा कि बुरी तरह मुंतशिर हुआ। लेकिन वो तो उस पर स्टे भी हो गया है नहीं वो कोर्ट की तरफ से उसी तरह चल रहा। अच्छा, बहरहाल ये तो हुआ बिल्कुल नुकसान, आप सही कह रहे हैं, पिछले साल भी, बल्कि उससे पहले भी जो फ्लड्स आए हैं तो वो तो काफ़ी मतलब पूरे थ्रू आउट उन्होंने सिंध और पंजाब को इफेक्ट किया। आज मैंने और वीट क्रॉप ऑब्वियसली। आज मैंने वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट पढ़ी है जी, जिसमें उन्होंने कहा सैलाब से 2.3 मिलियन और लोग गुर्बत में चले गए। यस, ये आज दैट्स अलार्मिंग सिचुएशन। हाँ अलार्मिंग सिचुएशन हुई है। और ऑन द टॉप ऑफ दैट आप उनको गंदम की पूरी कीमत नहीं दे रहे। हुआ ये है कि पाकिस्तान का किसान पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का नतीजा भुगत रहा है। इन्होंने बॉर्डर बंद किए अफ़गानिस्तान से, इन्होंने बॉर्डर बंद किए ईरान से, बॉर्डर बंद किए भारत से, और उसका रिजल्ट ये है कि जो थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट होती थी वो भी नहीं हो रही। वो जो आलू जाता, आलू का हालत देख रही इस बार क्या पॉलिसी, एक्सपोर्ट की कोई पॉलिसी है? गंदम एक्सपोर्ट करने का इरादा रखते हैं या फिर इंपोर्ट करेंगे? ये कर ही नहीं सकते, इनके पास इतनी गंदम नहीं होगी जितने ये सोच रहे हैं। अच्छा, गंदम की इस बार कितनी पैदावार है हाँ, आपकी? गंदम किस तरह मतलब नहीं, पैदावार जो ना इनकी हमारी फूड कैपेसिटी पूरी कर जाएगी कि हमें फिर इंपोर्ट करनी पड़ेगी? नहीं कर जाएगी, लेकिन होर्डिंग होगी बहुत सारी, जो कंपनियां खरीद रही हैं ना, जीरा अंदोजी वो इसको पैसा बनाने के लिए खरीद रही हैं। तो वो उस वक्त छोड़ेंगे जब प्राइस ऊपर जाएगी, शॉर्टेज क्रिएट की जाएगी। वो आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करेंगे उनके गोदामों में। गोदाम भी गवर्नमेंट के हैं। अब अफसोस की बात ये, पास्को के महकमा खुराक के गोदाम इन 11 कंपनी को दे दिए गए। तो किराया क्या फायदा? किराया नहीं है, फ्री में आर्टिफिशियल शॉर्टेज जी आपको सब्सिडी दे रहे हैं। अगर आर्टिफिशियल शॉर्टेज ही क्रिएट करते हैं तो इनको क्या फायदा? मतलब इनको फायदा है कि रेट ऊपर जाएगा। इनकी जो गंदम पड़ी हुई है जो इन्होंने 3500 रुपये में ली है वो ये 4500 में मिली। लेकिन वो अक्सर तो खराब हो जाती पड़े नहीं, इतनी खराब गोदाम दिए वो 2-3 साल निकालती है, सरकारी गोदाम, कोई इशू नहीं है। और गंदम पड़े ज़्यादा होती है, उसकी जो है ना वजन, पुरानी गंदम का भी सुना है कंसेप्ट, वजन बढ़ता है। तो हाँ, तो पर वजन 40 किलो का एक साल में 3 किलो वजन बढ़ जाता है। ठीक है। तो और वो जो है ना वो महकमा खुराक उसका हिसाब रखता था, पास्को उसका हिसाब रखती थी। उनके स्टोरों में जब मसलन 1 लाख मन है ना, तो अगले साल 1,03,000 मन गंदम होगी, उसका वो हिसाब लेते थे। स्टोरेज पे भी बड़े एतराज़ किए गए हैं जो फार्मर्स है स्मॉल स्केल खास, ये कहते हैं स्टोरेज नहीं अच्छी जो इनकी है हुकूमती स्टोरेज वगैरह। नहीं, उसके अलावा है ही कोई स्टोरेज नहीं है। पाकिस्तान ने गवर्नमेंट ने कोई फैसिलिटेट तो किया नहीं। मगर और आम लोगों स्टोरेज की वजह से काफ़ी दफ़ा उसमें रॉट लग जाता है। नहीं, जो बाहर से गंदम आई है ना वो तो इन स्टोरेज के काबिल है ही नहीं। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर गंदम है वो काफ़ी हद तक पाकिस्तान की ज़रूरियात को पूरा करती रही है ज़रूरियात को पूरा। लेकिन स्टोरेज बहुत ज़्यादा और बढ़ाने की ज़रूरत है, कैपेसिटी। अब स्टोरेज है ही पास्को के पास है, बट इट्स सेफ फ्रॉम एटमॉस्फेरिक, वो जिस तरह बारिश हो गई या मॉइस्चर हो गया। नहीं, पूरा कंट्रोल किया हुआ है। बड़े अच्छे बड़े स्टोर बने हुए हैं, उनमें ये गंदम रखते हैं। और वहाँ बहुत बड़ा कारोबार होता है, पल्लेदार होते हैं, दलाल होते हैं जो अंदर सारा सामान रखाते हैं। वो एक पूरा सिस्टम है उनका, वो सारा प्राइवेट कंपनियों को दे दिया है उन्होंने। और एक और बात जो है वो गंदम के बाद अभी जो और फसलें आने वाली हैं जी, उन पे भी काश्तकारों को फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। मतलब आप कपास देख लें, कपास अब इस साल तारीख की कम तरीन जगह कपास लगी है एक्सपोर्ट क्रॉप, लेकिन उसकी कीमत ऊपर चली गई है। लेकिन वो है ही थोड़े से लोगों के पास। तो ये भी एक बड़ा मसला हुआ है। बेसिकली हुकूमत सरमायादारों की है जो एग्रीकल्चर को सरमायादारी के हवाले करके, ये इसी तरफ आना चाह रहा था, ये सरमायादारों के हवाले से कॉर्पोरेट फार्मिंग की आजकल बड़ी सलाह यूज़ की जा रही है। आम देखने वालों को ज़रा बता दें कॉर्पोरेट फार्मिंग आखिर है क्या? एग्जैक्टली। और ये साउथ पंजाब और सिंध में आई थिंक कोई 2 साल पहले जी हुकूमत ने एक ग्रीन इनिशिएटिव अनाउंस किया
और ग्रीन इनिशिएटिव के तहत इन्होंने कहा कि हम बड़े बड़े फार्म्स बनाएंगे, बड़ी मशीनरी इस्तेमाल करेंगे, तो हमारी बहुत सारी बाहर से कंपनियां आएंगी, वो हमारी कॉर्पोरेट फार्मिंग में हिस्सा लेंगी और जो वो फसलें लगाएंगी वो एक्सपोर्ट करेंगी और पाकिस्तान का ज़र मुबादला बहुत बेहतर हो जाएगा। ये एक ओवरऑल जिस्ट थी इनकी। इसके बाद वो खानेवाल गए, इन्होंने इफ्ताह किया, आसम मुनीर साहब भी उसमें थे। बड़ा इफ्ताह हुआ, बड़ा जोशो खरोश से किया। एक फार्म बना दिया जो 3000 एकड़ पे था, वो भी लेंड किया किसी को कि ये आप करें। और उसके बाद इन्होंने लोगों को 40,000 एकड़ के हिसाब से, बाज़ लोगों को 40,000 एकड़ तक की अलॉटमेंट कर दी। कहा इन्होंने ये था कि बैरन लैंड, जो बंजर लैंड, वो हम करेंगे ताकि एग्रीकल्चर बढ़ जाए, आबाद करेंगे, आबाद करेंगे। और उसके लिए बंजर पाकिस्तान की जो ज़मीन है उसके लिए पानी भी चाहिए था। फिर इन्होंने कहा हम 6 कनाल भी बनाएंगे। अब 6 कनाल का भी इन्होंने मंसूबा जो है वो अनाउंस कर दिया। अब 6 कनाल का मतलब ये था, मुझे चिश्तिया से हमारे पास एक काश्तकार आया, उसने कहा मेरे इलाके में जो बड़ी नहर है ना, उससे हमें 15 दिन बाद पानी मिलता है। अगर उस नहर के मुतवाज़ी एक और नहर इन्होंने बना ली और पानी दे दिया बंजर ज़मीनों को, तो मेरा जो पानी 15 दिन बाद मिलता मुझे महीने बाद मिलेगा। यानी पानी पहले ही कम था पंजाब में भी, सिंध में तो पहले वैसे ही टेल का वो सूबा है, उसको बहुत कम पानी जाता था। तो सिंध में एक बगावती अमल शुरू हो गया 6 कनाल के खिलाफ। हाँ, और मैं उसमें हम शरीक थे, PKRC ने इनिशिएटिव लिया। काफ़ी एक्चुअली लाहौर में हमारी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 2 साल पहले, जिसमें हमने फैक्ट्स एंड फिगर में कहा था कि ये चारों सूबों में ज़मीन को जो दे रहे हैं, जो मंसूबा है, ये ज़राअत को तबाह करेगा। ये पाकिस्तान की ज़राअत को तरक्की नहीं दे सकता। ज़राअत ने तरक्की करनी है तो आप किसानों में ये ज़मीन 12 एकड़ के हिसाब से तकसीम करें। अब बड़ी बड़ी कंपनियों को ना लाएं। हुआ ये कोई कंपनी आई नहीं पाकिस्तान में इनकी कॉर्पोरेट फार्मिंग में। अच्छा, इन्होंने जो भी अलॉटमेंट की है उसमें बाहर से एक पैसा नहीं आ सका। तो ये अलॉटमेंट किने की गई थी? अलॉटमेंट गवर्नमेंट ने की। 99.9% जो है ना, वो हमारा बड़ा जो अदारा ना, अच्छा। वो उसकी मिल्कियत में। तो अब क्या फ्यूचर है इसका? क्या फ्यूचर इसका ब्लीक है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। 6 कनाल हो जाएगा। 6 कनाल का मंसूबा लोगों की बगावत की वजह से इन्हें वापस लेना पड़ा। आपको पता सिंध तो उबल गया था, पीपल्स पार्टी भी इससे नजर आता है कितना आप सिविल सोसाइटी कितनी आवाज़ होती है। बहुत बड़ी आवाज़ थी। आप निकले तो कम से कम, और हमने बेटशाह में जलसा किया, उसमें 10-15 हज़ार लोग आए। हमने पंजाब के अच्छा, एक और जो बड़ी बात हुई, पहले जब सिंध में कोई आवाज़ उठती थी ना, पंजाब से मुखालिफ आवाज़ें उठती थी। हमने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा सिंध के लोगों का साथ देंगे। ये 6 कनाल वाले 6 कनाल बहुत ज़्यादा सपोर्ट, और वो हमने across the board। पूरे पंजाब में जलसे मुनज़्ज़म किया। खानेवाल में किया हमने, जाके वो बक्कर में किया हमने, जो है वो जहानिया में किया, हासिलपुर में किया। काफ़ी ज़्यादा हमारे बड़े जलसे हुए, 4-4, 5-5 हज़ार लोग इकट्ठे हुए। उनमें हमने कहा हम सिंध के अवाम के साथ हैं, ये नहरें नहीं बननी चाहिए, पंजाब को भी पानी मिलना चाहिए लेकिन सिंध को भी पानी मिलना चाहिए, और मुनसिफाना तकसीम होनी चाहिए पानी की। जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट को सपोर्ट पंजाब से मिलनी थी वो भी नहीं मिली। चूँकि बेसिकली ना गवर्नमेंट का, लोगों का जो ट्रस्ट है ना, वो इनके मंसूबों से उठ गया है। क्योंकि जो भी मंसूबा आता है महंगाई बढ़ जाती है। IMF से पैसे लेते महंगाई बढ़ जाती है। शायद IMF दूसरे मुल्कों में इतनी शराइत पेश नहीं करता जितनी वो पाकिस्तान पे लगाता है। उसकी एक वजह जियो पॉलिटिक्स है। चीन के साथ भी इनके तल्लुकात हैं। अमेरिका इनको चीन से अलहदा करना चाहता है, तो जो भी मंसूबा इनको देता है वो उसमें उनके अपने बहुत सारे मफादात होते हैं। तो हमारे ख्याल में ये जो कॉर्पोरेट फार्मिंग का मंसूबा था, इसको पहले हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया। हमारे राफे आलम साहब एडवोकेट थे जो गए अदालत में, और अदालत ने इसके खिलाफ फैसला दिया। ये अब सुप्रीम कोर्ट के स्टे के ऊपर चल रहा है सारा। अच्छा। और अभी वो स्टे लगा, चूँकि नहीं उसकी हियरिंग हो रही, कोई केस है नहीं है। जिस तरह माजी में ग्रीन रेवोल्यूशन ने तबाह की थी ना ज़मीन, इसी तरह ये कॉर्पोरेट फार्मिंग से बड़ी ज़मीनों को तबाह करेंगे। लेकिन एक बड़ा जो नुकसान हुआ ना, इन्होंने बंजर ज़मीनें देने के साथ साथ जो ज़मीनें आबाद थी 100 साल से ज़्यादा अरसे से मज़ारिन उसको चला रहे थे, उन ज़मीनों को भी लाटका दिए। 44,000 एकड़ पंजाब के 65 एग्रीकल्चर पब्लिक सेक्टर फार्म्स की ज़मीनें
इन्होंने इन नए मालिकों को दे दी हैं। नए मालिकों ने, चूँकि वो बाहर वाले तो आए नहीं, जो नए लोग आए थे उनको ज़राअत का पता नहीं था, उन्होंने आगे सब ठेके में दे दी हैं। यानी हुकूमत ने किसी को लीज़ दी है, उसकी शर्त यह है कि आप सब लीज़ नहीं कर सकते। सारी तकरीबन ज़मीनें जो इन्होंने लाट की हैं वो अब नए ठेकेदार मज़ारों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने उन्हें बता दिया है, जिस तरह ओकाड़े में हमने तहरीक चलाई थी ना, उससे बढ़कर हम ये तहरीक चला रहे हैं। और 1 इंच ज़मीन का कब्ज़ा नहीं देंगे। 46,000 एकड़ का अभी 4 जगह ये आजमा चुके हैं। चारों जगह हमारी औरतें सबसे आगे। कौन कौन सी 4 जगह थी? हासलपुर था, आरवाला था, ये कोट अद्दू था और उकाड़ा मिलिट्री फार्म। चक कटो है, उकाड़ा मिलिट्री फार्म नहीं, उकाड़ा मिलिट्री फार्म इस पे है नहीं, वो तो पहले उनके पास ज़मीन है। ये तो नई ज़मीनें दे रहे हैं। फारूक साहब, अगर आप ऑन ग्राउंड सिचुएशन देखिए ये तो आप जो बता रहे हैं, लेकिन अगर जो इंसान को नहीं पता कि ऑन ग्राउंड क्या इफेक्ट होगा कॉर्पोरेट फार्मिंग का, जो एवरेज किसान है उस पर क्या इफेक्ट होगा, जो लोग वहाँ रह रहे हैं उस पर क्या, उन पर क्या इफेक्ट होगा एग्जैक्टली? इफेक्ट ये है कि उन्हें बेदखल किया जाएगा, डिस्प्लेस किया जाएगा। बड़ी मशीनरी छोटे किसानों की जगह ले लेगी, छोटे ट्रैक्टर भी फारग हो जाएंगे, बहुत सारे छोटी मशीनरी भी फारग हो जाएगी। अगर ये अपने मंसूबों में कामयाब होते हैं, अगर बड़ी मशीनरी लाते हैं, बड़े फार्म करते हैं, तो छोटी काश्तकार तो तबाह हो गया। पाकिस्तान का 60% हिस्सा काश्तकारी का तो छोटा किसान चलाता है। ये छोटा किसान तबाह हो जाएगा, बेदखलियाँ बहुत सारी होंगी और कीमतें फिर बढ़ जाएंगी। एक्चुअली जो कॉर्पोरेट फार्मिंग है ना, वो मिडल ईस्ट के मुख्तलिफ ममालिक जिसमें कतर है, दुबई है, इनके चारा जो है ना, चारे के लिए ये लगाई जा रही है कि सारा एक्सपोर्ट हो जाए। जो भी वो लगाएंगे फसल, वो पाकिस्तान के लिए नहीं लगाएंगे। हमारे तो ना जो एक इंडिजिनस काश्तकारी थी ना, उसमें देहात की ज़िंदगी में सब्जियां लगाना बड़ा शामिल होता था। हर देहात में जहाँ गंदम लगती थी, मकई लगती थी, वहाँ मुख्तलिफ सब्जियां लगती थी। उनको शहर से ये सब्जियां खरीदनी नहीं पड़ती थी। अब लोगों को लगा दिया कैश क्रॉप्स के ऊपर कि आप वो क्रॉप करें जो फौरी तौर पे कैश हो जाए। तो क्रॉप्स का तो बड़ा एक बड़ा डार्क से एक एग्रीकल्चर का फ्यूचर नजर आ रहा है। यही ना, इन्होंने कैश क्रॉप लगा दी है। जहाँ पे एक साइड हम कहते हैं पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चर कंट्री, वहाँ पे आपको एग्रीकल्चर कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। एग्रीकल्चर को सपोर्ट मिल रहा है। कौन सा इस वक्त क्रॉप हमारे लिए प्रॉफिटेबल है? आप जरा मरियम नवाज साहबा की तकरीरें सुने ना, तो लगता है कि किसान बड़े खुशहाल हो रहे हैं। ट्रैक्टर मैंने दे दिए हैं, किसान कार्ड दे दिया है, ठीक है जी, और मैं उनको मुसलसल सब्सिडी दे रही हूँ, मैं उनको टेक्नोलॉजी दे रही हूँ। उनके मंसूबे बड़े सुनने में अच्छे लगते हैं। ग्राउंड रियलिटी जस्ट द ऑपोजिट, ठीक है। महकमा खुराक उन्हें गलत रिपोर्टें देता है, गलत अंदाजे देता है। पिछले साल गंदम का गलत अंदाज़ा दिया था, अभी भी जो अंदाजे दिए जा रहे हैं। आप ट्रैक्टर चंद लोगों को देने के बजाय आप जो है वो ट्रैक्टर की कीमतें कम कराएं। ठीक, बिल्कुल ठीक है ना। वो ट्रैक्टर प्राइवेटाइज हुए थे जब ये फोर्ड ट्रैक्टर और मिलर ट्रैक्टर वगैरह प्राइवेटाइज हुए थे। उस वक्त ट्रैक्टर 1-1.5 लाख में मिलता था। 1.5 लाख की स्कीम थी वामी ट्रैक्टर्स की। अब कोई कंसेशन तो देना किसानों को तो नहीं दे रहे। ट्रैक्टर की में कंसेशन नहीं है, ये सब्सिडी देना चाहते। अभी पता क्या हो रहा है, किसान कार्ड को इन्होंने कहा जी आप इतना कर्जा ले सकते हैं। आजकल ये क्या कर रहे हैं, कहते हैं अगर आप कर्जा वापस करें ना, आपको ये इनाम मिलेगा, ये इनाम मिलेगा। लॉटरियाँ दे रहे हैं किसानों को। भाई किसानों को कर्जा देकर आप कहाँ से वापस लेंगे? उनकी इनकम है ही नहीं है। वो जो कर्जा वो खर्च कर लेंगे और नहीं तो शादियों पे दे देंगे। तो आप किसानों को कर्जे ना दें, आप किसानों को सब्सिडी दें। इंसेंटिव बिल्कुल। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि खाद सस्ती करें। हम कहते हैं खाद जो है ना उसका इस्तेमाल कम करें, दवाइयों का इस्तेमाल कम करें। आप ज़मीन के अंदर जो इनपुट्स हैं उनको कम करने की कोशिश करें, उसमें किसानों को फैसिलिटेट करें। गंदम ये किसानों को ज़मीन का मालिक बनाएं। अच्छा, ये जो आपने कॉर्पोरेट फार्मिंग के हवाले से बात की और वहाँ पे जो आपने बताया कि ज़मीनें भी अलाट की गई थी मुजारिन को, उसको भी ज़रा थोड़ा सा डाइसेक्ट कर दें कि वो ज़मीनों के मालकाना हकूक़ इन्हें क्या प्रॉमिस किया गया था, क्या किया गया था इनसे वादा, कि क्यों उनको अब वो हुकूमत की बेसिकली हैं ज़मीनें? अर्ली 1900 में ये ज़मीनें आबाद हुई थी और ये कहा गया था आप 15 साल तक ज़मीन को रखें। बंजर थी वो, है बंजर ज़मीन है, बैरन लैंड, सर बैरन लैंड थी। आपको ये ज़मीन के मालिक बनाएंगे। फिर कहा 1935 में बनाएंगे। ये आफ्टर बिफोर पार्टीशन, ये बिफोर पार्टीशन गौरव ने इनसे वादा। मैं बता रहा हूँ अभी। फिर जब पाकिस्तान बना उससे पहले कहा गया आपको ज़मीनें का मालिक बनाएंगे।
एक लाहौर में शेख रशीद साहब थे, बाबाए सोशलिज्म, आप जानते होंगे, फौत हो गए। उन्होंने एक तहरीक चलाई यहाँ पे 50s में, और मोची दरवाजे में हज़ारों किसान आ गए। उन्होंने कहा जो किसान उधर से आ रहे हैं उनको आप ज़मीनें दे रहे हैं, जो यहाँ पे किसान ज़मीनें आबाद करके बैठे हुए हैं उनको मालिक बनाएं। उनकी बड़ी तहरीक थी जो इन्होंने नाकाम कर दी। यानी पाकिस्तान बनने के बाद जो माइग्रेट हो गया एक किसान, उनको मालिक बना दिया। जो मुकामी इंडिजिनस किसान था उसको मालिक नहीं बनाया। फिर ये मज़ारीन जो थे पब्लिक सेक्टर में जो बैठे हुए थे, इनसे फिर भुट्टो ने वादा किया कि जनाब ये मालकाना वो नहीं हो सके। शेख रशीद ने कोशिश की, जेन्युइन कोशिश की। मैंने उनकी एक किताब एडिट की हुई है, जहद मुसलसल, उसमें सारा जिक्र है सारी बात का। बेसिकली जितनी दफ़ा गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है उन्होंने वो नहीं किया। मुझे 12 सफ़े का लेटर मेरे पास नवाज शरीफ का है। अच्छा, जब वो जलावतनी में थे, हमारी उकाड़ा की तहरीक चल रही थी, इन्होंने हमें ख़त लिखा, आपके साथ है, ज़बरदस्त जो है ये आपकी तहरीक है, मिलिट्री फार्म्स के मुजाहिरीन को मेरा पैगाम दे दें, जैसे ही हम पावर में आएंगे ये ज़मीनें आपको। ये टोटल कितनी ज़मीनें हैं जो उकाड़ा में है ना, वो तो है 18,000 एकड़ टोटल ओवरऑल पूरे पाकिस्तान। ओवरऑल जो है ना पाकिस्तान में सारे, हाँ। नहीं जो पंजाब में है ना इस वक्त वो 45,000 एकड़ है। अच्छा फारूक साहब, एक आपके हम रैप अप की तरफ चलते हैं। एक बड़ा अहम इसका एक एंगल है जो जिस पे मैं ख़त्म करना चाहती हूँ, और वो है जेंडर। क्योंकि हमें पता है कि जो किसान औरतें हैं उनके ऊपर भी एक अलग टाइप का इफेक्ट होता है चीज़ों का। तो उसके हवाले से आप क्या देख रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में किसान औरतें, ख़ास तौर से अगर ये डिस्प्लेसमेंट वाली बात पे अगर आप थोड़ा सा तफसील करें तो वो इस वक्त किसान औरतें ज़राअत में सबसे अहम रोल अदा करती हैं। तमाम कपास को वो पिक करती हैं, कटाई करती हैं, सब्जियां सारी वो चुनती हैं, ये फूल चुनती हैं, और उनको 200, 250, 300 रुपये मिलता है सुबह के वक्त काम करने का। जी, ये जितनी आपके पास फ्रेश सब्जियां आती हैं ये औरतों का काम होता है जो जाके खेतों में चुनती हैं। हमारा एक तो बड़ा ये मुतालबा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आप ट्रेड यूनियन राइट्स दें, जिस तरह मज़दूरों को राइट्स है, ये ज़रूरी मज़दूर को भी ट्रेड यूनियन राइट मिलना चाहिए, उनके पेंशन कार्ड बनने चाहिए, उनके सोशल सिक्योरिटी कार्ड बनने चाहिए, उनको हुकूमत फैसिलिटेट करे। उनके तो शनाख्ती कार्ड ही नहीं बने। शनाख्ती कार्ड बहुत सारों के नहीं है। एक तो ये उसका एक औरतों का रोल है ज़राअत में। दूसरा, ज़राअत में जो औरतें हैं ना उनको प्रॉपर उनको हेरिडेटिक राइट्स नहीं मिलते, कम मिलते हैं, उनको नहीं ज़मीन दी जाती। एक हमारा ये मुतालबा है जो औरतों का हक है वो उनको पूरा दिया जाए, विरासत में पूरा हक दिया जाए उनको। तीसरा हमारा ये भी मुतालबा है कि औरतों के लिए आप खसूसी इक़दाम करें देहातों में। देहातों का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमज़ोर है। सारे पंजाब के देहात किसी हद तक अब बेहतर होने लगे। इमरान खान के दौर में तो बिल्कुल उनकी बुरी हालत थी, अब थोड़ी सी तवज्जो उन्होंने दी है, लेकिन सफाई से पेट नहीं भरता। मैडम मरियम नवाज साहबा का सारा एम्फेसिस है साफ़ सुथरी चीज़, साफ़ सुथरा पंजाब। भाई साफ़ सुथरा पंजाब के अंदर पेट की भूख भी तो ख़त्म होनी चाहिए, लोगों की इनकम भी तो बेहतर होनी चाहिए। आप उनकी इनकम कम करती जा रही हैं, सफाई के पीछे लगाया हुआ है। सफाई मिडिल क्लास का बेसिकली फिनोमेना है, उनको बड़ा अच्छा लगता है, वो अपने मिडिल क्लास शहरी बाबुओं को खुश करना चाहती हैं। देहातों में सफाइयाँ होनी चाहिए, चले, लेकिन साथ साथ जो पेट के अंदर उनका हक है वो भी उनको मिलना चाहिए। सही बात है, साथ साथ करने चाहिए काम। जी, बहुत शुक्रिया फ़ारूक तारक साहब, आपने राइट्स वॉच को वक्त दिया और बताया कि फार्मर्स के क्या मसले मसाइल हैं और कैसे कोऑपरेट फार्मिंग ना सिर्फ फार्मर्स के लिए नुकसानदेह है बल्कि आम आवाम के लिए भी एक ख़तरा है। और आपने बताया कि कैसे हुकूमती पॉलिसीज़ जो है काश्तकारों को नुकसान पहुँचा रही हैं। तो नाज़रीन, ये था इस वीक का राइट्स वॉच। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर आप फॉलो कर सकते हैं। आप हमें यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें। आपकी खबर, आपकी आवाज़, voicepk.net।